हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल NS साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अब सेकंड पार्ट है मानव में श्वसन अंग। मानव में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक सुविकसित अंग पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यह श्वसन तंत्र नासा द्वार या नासा छिद्र नासा द्वार या नासा छिद्र से शुरू होता है और कंठ श्वास नली से होता हुआ कुप्पिका और श्वसनी पे जाके खत्म होता है। इसके कुछ भाग है श्वसन तंत्र के। नासा द्वार, नासा गुहा यानी नाक के अंदर की गुहा या कैविटी, नासा ग्रसनी या गुहा कंठ के पार्ट में नाक तालू के द्वारा जुड़ा रहता है, वहां का भाग नासा गुहा ग्रसनी कहलाती है। उससे आगे भाग कंठ या लैरिंक्स कहते हैं। कंठ या लैरिंक्स फिर आगे श्वास नली में बटी हुई है, श्वास नली आगे श्वसनी में बटी होती है, श्वसनी के बाद फेफड़े और फेफड़े के बाद डायफ्राम। ये मानव के श्वसन तंत्र के क्रम है। अब देखिए सबसे पहले नासा द्वार। मानव शरीर में ऊपरी जबड़े के ऊपर दो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे नासा द्वार या नासा छिद्र कहते हैं। नाक उपास्थि की बनी होती है। नाक के अंदर के पार्ट, नाक के अंदर के भाग में सूक्ष्म रोम और श्लेष्मा पाया जाता है जो कि हमें वायु में उपस्थित धूल के कण या अन्य पार्टिकल्स आदि पार्टिकल को श्लेष्मा झिल्ली व रोम फिल्टर करके आगे भेजते हैं। अर्थात इस श्लेष्मा और रोम से एक धूल के कण चिपक जाते हैं तथा नासा छिद्र के द्वारा वायु नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा में प्रवेश करने के बाद नासा ग्रसनी व गुहा मतलब कंठ छद भाग में प्रवेश करती है। कंठ छद के भाग में प्रवेश करती हुई नासा द्वार में तीन तरह की संरचना पाई जाती है जैसे नेजल, प्रमैक्सिला या मैक्सिला या एंथमोइड ग्रंथियां या उपास्थि कहते हैं, जिसके द्वारा नाक के अंदर सिकुड़ने की क्षमता, वापिस फैलने की क्षमता दोनों पाई जाती है। उसके बाद कंठ में पहुंचता है। कंठ तीन अस्थियों की बनी हुई संरचना होती है जिसमें अवट्टु ग्रंथि, मेरुदाई ग्रंथि और एथेनोइड ग्रंथि पाई जाती है। कंठ के बाद में श्वास नली होती है। श्वास नली के अंदर छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें अपूर्ण उपास्थीमय वलय या रिंग्स बोलते हैं। इन रिंग्स या वलय का कार्य है जब इनसे सांस अंदर फेफड़ों में चली जाती है तो सांस नली आपस में चिपकती नहीं है इन उपास्थीमय छल्लों के कारण। श्वास नली से पहुंचता हुआ वायु आगे श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। श्वसनी या श्वसनिकाएं। श्वसनी और श्वसनिका आगे दो भागों में बढ़कर अलग अलग फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े, मानव शरीर में फेफड़े श्वसन अंग का मुख्य अंग फेफड़े होती है। इन फेफड़ों में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड व रुधिर की मात्रा पाई जाती है जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों की बाहरी संरचना को फुफ्फुसीय आवरण या झिल्ली कहते हैं जो हमारी फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन फुफ्फुसीय आवरण या झिल्ली के बीच में द्रव भी पाया जाता है जिसे फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं। अगर हम ये फेफड़े की बात करें, ये फेफड़े का हम अनुप्रस्थ कार्य देखें तो ये फेफड़े में आपको वृक्षनुमी संरचना दिखाई देगी। ये वृक्षनुमी संरचना आगे धीरे धीरे ब्रोंकियाइज ब्रांचेज यानी ये श्वसनिकी की ब्रांचें निकली हुई हैं। आगे पार्ट बढ़ के ये कुप्पिका है, इसको एलोवाई भी कहते हैं।
में बढ़ जाती है और ये छोटी छोटी जो संरचनाएं नलिकाएं दिख रही हैं इनको शुष्नी या शुष्निकाएं भी कहते हैं। ये आगे प्राइमरी शुष्निकाएं, द्वितीयक शुष्निकाएं, तृतीयक शुष्निकाओं में बढ़ जाती है। कुप्पिकों के अंदर ही रुधिर की संरचना या रुधिर भाग पाया जाता है जिसमें धमनी वो शिरा पाई जाती है जो अशुद्ध व शुद्ध खून लेकर हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में घूमती है। मानव श्वसन तंत्र में शुष्नी दो भागों में बढ़ती है। शुष्नी बाद में फुफ्सी आवरण झिल्ली होती है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा पाए जाते हैं। इन दो फेफड़ों के अधर सतह में यानी उदर गुहा से जुड़ा हुआ एक संरचना पाई जाती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। मानव की वक्ष गुहा के हृदय के पास दो फेफड़े स्थित होते हैं। इसमें दायां फेफड़ा 3 व बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। मानव में हृदय के समीप वक्ष गुहा में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा 3 भागों में, वो बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। अर्थात दायां फेफड़ा थोड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। इन फेफड़ों के चारों ओर या फेफड़ों के चारों ओर की बात करें अर्थात ये एक फेफड़ा, ये दूसरा फेफड़ा, इन फेफड़ों के चारों ओर आवरण पाया जाता है जैसे फुफ्सीय झिल्ली या फुफ्सीय आवरण कहा जाता है। इन फुफ्सीय आवरण या झिल्ली के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है जैसे फुफ्सीय तरल या फुफ्सीय द्रव पदार्थ कहा जाता है। इस फुफ्सीय द्रव या तरल पदार्थ की आवश्यकता जब पड़ती है जब हमें चोट वगैरह लग जाती है या दुर्घटनावश हमारे फेफड़े पिचक जाते हैं तो ये फेफड़ों को पिचकने से या बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। इन फेफड़ों के चारों ओर सुरक्षा आवरण की बात की जाए तो फेफड़े चारों ओर हमारे पसलियों के पिंजरेनुमा जाल में सुरक्षित रहते हैं। इस साइड भी पसलियां सुरक्षित रहती है फेफड़ों को और इधर से भी फेफड़ों अर्थात कहने का मतलब पिंजरेनुमा संरचना में दोनों फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और इन फेफड़ों की रंग की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। मानव के प्रत्येक फेफड़े में एक ब्रोंकस यानी श्वसनी प्रवेश करती है। ये श्वसनी आगे कई भागों में उप विभाजित होती है जैसा कि चित्र में दिख रहा है ट्रेकिया यानी श्वास नली। यहां से ये प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है और आगे कई भागों में उप विभाजित हो जाती है जैसे कि प्राथमिक ब्रोंकस, ये प्राइमरी ब्रोंकस फर्स्ट भाग में बढ़ती है। उसके बाद में द्वितीयक ब्रोंकस के बाद में और ब्रांच शाखाएं निकलती है, तृतीयक ब्रोंकस या तृतीयक श्वसनी कहते हैं। इस श्वास नली के भागों में या श्वसनी में उपास्थि के रूप में छल्लेनुमा संरचना पाई जाती है जिससे सांस जब अंदर चली जाती है श्वसनिकाएं आपस में चिपके नहीं। उन्हीं के बाद में आगे बढ़ के ये फुफ्सीय धमनी की शाखा में बढ़ जाती है और इनके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं या जिन्हें कहते हैं एलोविलाई या कुप्पिकाएं। इन कुप्पिकाओं के चारों ओर केशिकाओं का जाल होता है। इन्हीं केशिकाओं में छोटी छोटी रक्त की धमनियां होती हैं जो हम वायु ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन कुप्पिकाओं के आर पार चली जाती है और कुप्पिकाओं के अंदर जो CO2 मौजूद होता है वो CO2 को ये वायुमंडलीय दाब के कारण बाहर निकाल देती है
उन्हीं कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन को आगे ले जाने के लिए हमारे शरीर के अंदर शिरा और धमनियां होती हैं, परंतु अपवाद के रूप में फेफड़ों के अंदर या फुफ्फुस के अंदर जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो हमेशा अशुद्ध रक्त को लेके जाती है, जबकि शुद्ध खून को लेकर शिरा जाती है। इन्हीं ब्रोंकियल्स या श्वसनी या कुप्पिका एलोविलाई की भित्ति में रुधिर की नलिकाएं धसी होती है, उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। इन कुप्पिका एलोविलाई की बात करें तो यह 0.2 mm, इनका व्यास की बात करें 0.2 mm व्यास की होती है, और यह कुप्पिकाएं सीधे इन कुप्पिकाओं के अंदर रुधिर कोशिकाओं या रुधिर नलिकाओं का जाल होता है, जिनसे हमारे शरीर में या कुप्पिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मनुष्य के फेफड़े का एक श्वसनी वृक्ष का चित्र है जो कि प्रत्येक फेफड़े में पाया जाता है। इन कुप्पिका या कोशिकाओं की जो कला होती है, ऊपरी कला, वह कुछ कोशिकाओं, पक्षाभी कोशिकाओं या श्लेष्मी कोशिकाओं की बनी होती है, या फिर सल्गी उपकला से निर्मित होती है। श्वसनी व श्वसनिकाएं पक्षाभी उपकला द्वारा आश्रित होती है। इन्हीं कुप्पिकाओं के द्वारा हमारे ली हुई ऑक्सीजन पूरे शरीर में वितरण की जाती है। मनुष्य के फेफड़े के श्वसनी वृक्ष के डायग्राम के देखने के बाद श्वसन की क्रियाविधि मानव में मुख्य रूप से 2 चरणों में या 2 विधियों से पूर्ण होती है, जिसमें फर्स्ट का नाम है निःश्वसन या अंतःश्वसन और दूसरा प्रकार है उच्च वसन। अब हम पहले निःश्वसन के बारे में करते हैं। निःश्वसन या अंतःश्वसन, जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को अंदर ग्रहण करना। अंदर ग्रहण करना मतलब इनहेलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इनहेलेशन, अर्थात ऑक्सीजन का अंदर ग्रहण करना। और निःश्वसन एक सक्रिय प्रवावस्था है। इस निःश्वसन के अंदर तलुपट या डायाफ्राम या अंतःपृष्ठ पेशियां यानी इंट्राकोस्टल मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है। जब संकुचन होता है तो पसलियां हमारी बाहर की ओर खिंचती है। जब पसलियां बाहर की ओर खिंचती है और उर्वस्ती वगैरह, तो वक्ष गुहा या फेफड़ों के अंदर का आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से बाहर ऊपर से ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है और अंदर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जब तक बाहर से अंदर ऑक्सीजन वायु कुप्पिकाओं में जब तक जाती रहती है, जब तक अंदर का वायुमंडलीय दाब और बाहर के वायुमंडलीय दाब में समानता न हो जाए। जब निःश्वसन के बाद में जब वायु मार्ग नासा द्वार में प्रवेश करती है, नासा द्वार के बाद में नासा गुहा के बाद आंतरिक नासा क्षेत्र में सूक्ष्म रोम वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ धूल और मिट्टी कण और श्लेष्मा उसको चिपका लेती है, अर्थात वायु को फिल्टर किया जाता है। फिर ये ग्रसनी पहुंचती है, ग्रसनी से घाटी यानी ग्लोटिस में पहुंचती है। ग्लोटिस और श्वास नली दोनों आपस जुड़ी हुई है। घाटी और श्वास नली में वायु प्रवेश करती है। श्वास नली से प्रवेश करती हुई वायु श्वसनी ब्रोंकिस में जाती है। ब्रोंकिस में अलग अलग खूब सारी श्वसनिकाएं यानी बटी हुई होती है। इन श्वसनिकाओं में आगे कुप्पिका होती है और इन्हीं कुप्पिकाओं को वायु कुप्पिका कहते हैं। वायु कुप्पिकाओं में वायु कुप्पिका वाहिनी यानी वायु की कुप्पिकाओं में वाहिनी नलियां पाई जाती हैं, और ये नलियां पाई जाती है उसको कहते हैं वायु कुप्पिका कोश। और ये वायु कुप्पिका कोश आगे वायु अनेक प्रकार की वायु कुप्पिकाओं में बढ़ती है। इस प्रकार से निःश्वसन के अंदर ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करने के मार्ग ये है। इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया फेफड़े के अंदर होती है, इसलिए इसको अंतःश्वसन या निःश्वसन कहते हैं, और एक सक्रिय अवस्था होती है। श्वसन की क्रियाविधि में दूसरा पॉइंट था उच्च वसन। उच्च वसन को इंग्लिश के अंदर एक्सेलेरेशन कहते हैं। एक्सेलेरेशन
मानव में श्वसन की क्रियाविधि में निःश्वसन या अंत्य श्वसन के पश्चात ही उच्च श्वसन होता है। अंत्य श्वसन और निःश्वसन में जब ऑक्सीजन अंदर दी जाती है तो हमारे शरीर के अंदर या कोशिकाओं में CO2 गैस बनती है और फेफड़ों से CO2 का शरीर से बाहर निकलना ही उच्च श्वसन कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन जब अंदर गई तो वायु कुप्पिकाओं में जो CO2 भरी हुई थी उन CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। और ये विश्राम अवस्था में, कैसी अवस्था में? विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। अर्थात जब अंतरापेशिक या इंट्राकोस्टल मसल्स में ज्यादा दबाव पड़ने के कारण वो अपनी वापस सिकुड़ने की अवस्था में आती हैं, या बोले तो पसलियां आपस में सिकुड़ती है वापस, जब हमारे शरीर के फेफड़ों के अंदर या वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। आयतन कम होने पर वायु कुप्पिकाओं पर दबाव पड़ता है और दबाव से CO2 गैस बाहर निकलती है। इसी बाहर निकलने की क्रिया को उच्च श्वसन कहा जाता है। जब हम तेजी से भागते हैं, तेजी से दौड़ना या कूदना, तब उच्च श्वसन की क्रिया सक्रिय अवस्था में कार्य करती है। क्योंकि जब हमारे सांस लेने की क्षमता बार बार हम निःश्वसन लेते हैं, बार बार उच्च श्वसन करते हैं, इसलिए अवस्था सक्रिय अवस्था में चली जाती है। क्योंकि जितनी गति से हम सांस लेते हैं उतनी गति से CO2 गैस को या अन्य गैसों को बाहर निकालते हैं, तब यह सक्रिय अवस्था में आ जाता है और हमारे अंतरापेशिक पेशियां, उरोस्थी या पसलियां, इनमें दबाव पड़ने के कारण अंदर धकती हैं, बाहर निकलती हैं, जिससे वक्ष का आयतन बढ़ता व घटता रहता है। तथा मनुष्य में श्वसन दर की बात की जाए विश्राम अवस्था में तो 16 से 20 प्रति बार, 16 से 20 प्रति बार या प्रति मिनट होता है। ये विश्राम अवस्था में श्वसन दर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ शेष भाग हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप NS साइंस क्लासेज आपका अपना YouTube चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। धन्यवाद।